हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीएससी पेपर 1 में मिसलिनियस में 8 टॉपिक है, जिसमें से एक टॉपिक है गरीबी एवं बेरोजगारी। इस टॉपिक से पहले 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं, एक गरीबी पर, दूसरा बेरोजगारी पर। आज तीसरा है एमसीक्यू क्वेश्चन, गरीबी एवं बेरोजगारी का हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले जो 2 वीडियो नहीं देखे हैं, विस्तार पूर्वक डिटेल पूर्वक उसमें बताया गया है कि गरीबी क्या है, पॉवर्टी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कितने तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है। तो उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद एमसीक्यू लगाएं, तब आपको फायदा होगा। नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा ऊपर ही निकल जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1, विश्व बैंक के अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार गरीबी की परिभाषा क्या है? गरीबी की परिभाषा क्या है? इसमें आपको क्वेश्चन और उसका आंसर बताया जाएगा, उसका विस्तार से नहीं बताया जाएगा कि आखिर क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसके लिए हम आपको बताएं, जो पहले से 2 वीडियो अपलोड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें क्या बोला गया कि विश्व बैंक के अनुसार गरीबी की परिभाषा क्या है। तो ऑप्शन देख लीजिए, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय 1.9 अमेरिकी डॉलर से कम हो, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय 2.5 अमेरिकी डॉलर से कम हो, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय 2 अमेरिकी डॉलर से कम हो, और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय 1.5 अमेरिकी डॉलर से कम हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि आप लोग 2 वीडियो देखें तो इस क्वेश्चन को आसानी से टिक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय 1.9 अमेरिकी डॉलर से अधिक कम कमाता कोई व्यक्ति, तो वह गरीबी रेखा के अंतर्गत माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत में गरीबी का मापदंड सर्वप्रथम किसने तय किया? भारत में सर्वप्रथम किसने गरीबी का मापदंड तय किया? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुरेश तेंदुलकर समिति, दादा भाई नौरोजी और नाबार्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। किसने तय किया था? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए आगे देख लेते हैं। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? देखिए, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए, सलमान रुश्दी, अरविंद अडगा, दादा भाई नौरोजी, जयप्रकाश नारायण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ने गरीबी का मापदंड तैयार किया? इसके अनुसार जो व्यक्ति प्रति वर्ष 16 से 35 रुपये नहीं कमाता वह गरीब है। तो कौन सा वर्ष है? देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, 1868, 1869, 1870, 1871। तो आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1868 ईस्वी। यदि आप टारगेटपुर का जो मिसलिनियस का नोट्स लिए हैं तो उसमें गलती से 1878 लिख दिया गया। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ सुधार कर लें, वहाँ 1868 कर लें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 1868 ईस्वी। तो यदि आप लोग टारगेटपुर का जेपीएससी पेपर 1 का मिसलिनियस एग्रीकल्चर का नोट्स नहीं लिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आप लोग को नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, जिसमें पोषण के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, वर्ष 1944 में गठित बॉम्बे प्लान के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष डैश रुपया से कम आए तो वह गरीब है। कितना रुपया से कम आए? देखिए, 70 रुपये, 75, 80, 85। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 75 रुपया। आप लोग को याद रखना है, 1944 में बॉम्बे प्लान का गठन किया गया था। 1944 में बॉम्बे प्लान का गठन किया था। इसके अनुसार यदि प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 75 रुपये से कम कमाता है तो वह गरीब है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, आज़ादी के बाद सर्वप्रथम किस वर्ष एक विशेष समूह का गठन किया गया, जिसे योजना आयोग विशेष समूह के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन देखिए, 1961, 1962, 1963, 1964। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1962 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए योजना आयोग विशेष समूह के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है?
फिर से क्वेश्चन देखिए, गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए योजना आयोग विशेष समूह के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन कौन कथन देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये से कम, ग्रामीण क्षेत्र में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया से कम हो। चलिए आगे देखते हैं, शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का आय 25 रुपया से कम हो। इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें से क्या बोला गया है कि देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये से कम अधिक कमाता है तो वह गरीब है, और शहरी क्षेत्रों में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय 25 रुपये से कम कमाता है तो वह गरीब है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, वर्ष 1971 में, देखिए वर्ष 1971 में पहली बार वैज्ञानिक तरीकों से गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए नेशनल सैंपल सर्वे के उपभोग खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया, जिसे क्या कहा जाता है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, 1971 में सर्वप्रथम वैज्ञानिक तरीकों से गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए नेशनल सैंपल सर्वे के उपयोग खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया, जिसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, VM और एन रथ, P के सहगल रथ, S के समिति, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्या कहा जाता है उसे, VM और N रथ, VM और N रथ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पहली बार वे आधारित फार्मूला किसने दिया। देखिए, पहली बार वे आधारित फार्मूला किसने दिया। तो देखिए, VS डांडे, N रथ, सुरेश तेंदुलकर समिति, ये भी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, A और B दोनों, VS डांडेर और N रथ ने। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार के मंजूरी के पश्चात किसे विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन का मंजूरी प्रदान किया गया। किसे विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के गठन का मंजूरी प्रदान किया गया। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए NSSO और CSO, NSSO और CSO दोनों को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया। अब देखिए, NSSO का फुल फॉर्म और CSO का फुल फॉर्म हम पहले वीडियो जो गरीबी और बेरोजगारी का पहला वीडियो उसमें बता चुके हैं। यदि नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का सब डिटेल बताएं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए 12 नंबर, वर्ष 1979 में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए गठित अलग समिति के प्रमुख कौन थे। देखिए, अलग समिति के प्रमुख कौन है, वाई के अलग, याद रखिएगा, अलग समिति के प्रमुख कौन थे, वाई के अलग। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गरीबी रेखा का निर्धारण लकड़वाला समिति ने कब किया। देखिए, गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए लकड़वाला समिति का गठन कब किया गया। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए लकड़वाला समिति का गठन कब किया गया। तो ऑप्शन देखिए, 1989, 1990, 1992, 1993। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1989 ईस्वी। लकड़वाला समिति का गठन कब किया गया, 1989 ईस्वी, 13 का ए। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर। देखिए, लकड़वाला समिति के अध्यक्ष कौन थे। लकड़वाला समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, DT लकड़वाला, PS लकड़वाला, ANK लकड़वाला और DN लकड़वाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा DT लकड़वाला। क्या हो जाएगा, DT लकड़वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस समिति ने विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग निर्धनता रेखा निर्धारण करने का सुझाव दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लकड़वाला समिति। क्या हो जाएगा, लकड़वाला समिति। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लकड़वाला समिति के अनुसार गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए क्या उपयोग किया गया। लकड़वाला समिति के अनुसार गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए क्या उपयोग किया गया। देख लीजिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, प्रति व्यक्ति आय, परिवार की संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या उपयोग किया गया है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। उससे पहले यदि आप लोग को टारगेटपुर का JPSC पेपर 2 झारखंड GK का कंप्लीट नोट्स चाहिए,
सिलेबस वाइज, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ पेपर 2 का 15 टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। आप जब भी मन करता है तब टेस्ट दीजिए और जितना बार मन करता है उतना बार दीजिए। आप लोग को 15 ऑनलाइन लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करते हैं और जेपीएससी पेपर 2 का टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो जेपीएससी पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स और साथ में 15 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए, गरीबी रेखा निर्धारण करने के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया? तो सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2009 ईस्वी में। चलिए देखते हैं 18 नंबर। सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा निर्धारण के लिए किसे उपयोग में लाया? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, प्रति व्यक्ति मासिक आय, प्रति व्यक्ति मासिक खर्च, कैलोरी को इनमें से सभी। तो 18 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति मासिक खर्च को उपयोग में लाया। चलिए 19 नंबर देखते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में आया, तो इसके अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है? देख लीजिए, शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च 1000 रुपये से कम जो खर्च करता है और ग्रामीण क्षेत्र में प्रति माह प्रति व्यक्ति खर्च 816 रुपये से कम अधिक खर्च करता है तो गरीब है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। शुरू देखते हैं। वर्ष 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत, देखिए कितने प्रतिशत लोग गरीब है? तो भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीब है 2009 में जो सुरेश तेंदुलकर समिति आया उसके अनुसार? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, 20.5, 21.9, 23.78 और 65.78। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 21.9% लोग गरीब है 2009 ईस्वी में जो सुरेश तेंदुलकर समिति आया उसके अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर। देखिए, किस वर्ष गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए सी रंगराजन समिति का गठन किया गया? सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया? तो देख लीजिए, 2011, 2012, 2013, 2015। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2011 ईस्वी में। कब किया गया? 2011 ईस्वी में। देखिए नोट में कुछ लिखा गया, सी रंगराजन समिति योजना आयोग द्वारा गठित किया गया था। याद रखिएगा, सी रंगराजन समिति योजना आयोग के द्वारा गठित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। सी रंगराजन समिति के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सी रंगराजन समिति के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस समिति ने पोषण पर ध्यान दिया। वर्तमान समय में गरीबी रेखा का निर्धारण इसी समिति का मान्य है। आगे देखते हैं। शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह का खर्च 1407 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह का जो खर्च है 972 रुपये से कम करता है तो वह गरीब व्यक्ति माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो आप लोग याद रखिएगा, सी रंगराजन समिति ने पोषण पर ध्यान दिया। वर्तमान समय में जो गरीबी रेखा का निर्धारण होता है इसी समिति का मान्य है। और तीसरा नंबर में याद रखिएगा, देखिए शहरी क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति प्रति माह का खर्च 1407 रुपया और ग्रामीण क्षेत्रों में 972 से कम करे तो वह व्यक्ति गरीब माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर। सी रंगराजन समिति के अनुसार 2011-12 में भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग गरीब थे? तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, 23 का क्या हो जाएगा? आप लोग ऑप्शन देखिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29.5% लोग गरीब थे। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24। भारत में गरीबी का डाटा किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग, NSSO, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। इसे समझने के लिए भारत में गरीबी के डाटा कैसे जारी किया जाता है, कौन कौन इसमें भाग लेता है, तो आप लोग को जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है जरूर देखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप तो प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखिए 25 नंबर में, विकासशील देशों में मुख्यतः किस प्रकार की गरीबी होता है? तो विकासशील देशों में मुख्यतः निरपेक्ष गरीबी पाया जाता है। किस प्रकार का गरीबी? याद रखिएगा, निरपेक्ष गरीबी। अब देखिए सापेक्ष गरीबी क्या है, निरपेक्ष गरीबी क्या है, बहुआयामी गरीबी क्या है, इससे विस्तार रूप से जानने के लिए आप लोग जो पहला वीडियो है और दूसरा वीडियो अवश्य देखें। चलिए आगे देखते हैं। भारत में किस प्रकार के गरीबी देखने को मिलता है? तो भारत में याद रखिएगा निरपेक्ष गरीबी। किस प्रकार का गरीबी देखने को मिलता है? विकासशील देश में निरपेक्ष, तो भारत में भी निरपेक्ष गरीबी देखने को मिलेगा क्योंकि भारत एक विकासशील राष्ट्र है। चलिए आगे देखते हैं। वैसे परिवार जो बीपीएल के अंतर्गत आता है किस प्रकार के गरीबी के अंदर आते हैं? तो देखिए जो बीपीएल के अंतर्गत आता है निरपेक्ष गरीबी कहलाता है। किस प्रकार का गरीबी? निरपेक्ष गरीबी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी का मुख्य अंतर क्या है? देखिए, निरपेक्ष विकासशील देश में, सापेक्ष विकसित देश में पाया जाता है। तो देखिए इसका मुख्य अंतर जो है आय में असमानता, आय में असमानता। सापेक्ष गरीबी विकसित देशों में होता है और सापेक्ष गरीबी को मिनी गुणांक लॉरेंज चक्र के नाम सापेक्ष गरीबी मिनी गुणांक और लॉरेंज चक्र के द्वारा मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे देखते हैं, देखिए 29 है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? क्वेश्चन देखिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। क्या हो जाएगा? यूएनडीपी। मिसलिनियस में देखिए एक वीडियो बनाया, संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अभिकरण, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें से जितने भी संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य एजेंसी है सबके बारे में बताया गया, जैसे विश्व बैंक, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 30 नंबर, बहुआयामी गरीबी मापने के लिए कुल कितने कारकों को आधार माना गया? देखिए, बहुआयामी गरीबी मापने के लिए कुल कितने कारकों को आधार माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 कारकों का आधार माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में कौन सा राज्य बहुआयामी गरीबी को तेजी से हटाने वाला राज्य बन गया है? तो देखिए कौन सा राज्य है? ऑप्शन देखिए, गुजरात, केरल, झारखंड, बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड में बहुआयामी गरीबी तेजी से घटा है। चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर में, गरीबी हटाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर 3 योजना है, देखिए इनमें से कौन योजना गरीबी से संबंधित नहीं है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, यह संबंधित है गरीबी हटाने से। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, यह भी संबंधित है गरीबी हटाने के लिए। और काम के बदले अनाज योजना, यह भी संबंधित है गरीबी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। देखिए सभी योजना गरीबी से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 33 नंबर है, नीति आयोग ने कब तक भारत से गरीबी दूर करने का लक्ष्य रखा है? 2030, 2031, 2032, 2033। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, नीति आयोग ने भारत से गरीबी जो दूर करने का लक्ष्य रखा है 2032 ईस्वी, 2032 ईस्वी तक भारत से गरीबी को दूर करने का लक्ष्य नीति आयोग के द्वारा रखा गया। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत कब किया गया? देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो शुरुआत है 2014 ईस्वी में हुआ है। आगे देखते हैं, मनरेगा का शुरुआत कब से किया गया? देखिए मनरेगा का शुरुआत देखिए 2006 से किया गया। कब से किया गया? 2006 से किया गया। मनरेगा में केंद्र और राज्यों का हिस्सेदारी कितना है? मनरेगा में केंद्र और राज्यों का जो हिस्सेदारी है 90:10, 90:10 का है। चलिए आगे देख लेते हैं। 37 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा समिति गरीबी रेखा निर्धारण से संबंधित नहीं है? देखिए, बॉम्बे प्लान, अलग समिति, लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, यह 2009 में आया। तो इनमें से कौन सा समिति नहीं है? तो 37 नंबर का क्या हो जाएगा? देखिए 37 नंबर का ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें से चारों समिति गरीबी रेखा निर्धारण से संबंधित है। कहीं ना कहीं बॉम्बे प्लान भी है, अलग समिति भी है, लकड़वाला समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति, इनमें से चारों जो है समिति गरीबी रेखा निर्धारण करने से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग गरीबी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को देखें। अब अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को देखेंगे। इससे पहले आप लोग बेरोजगारी का वीडियो नहीं देखें जिसमें विस्तार पूर्वक समझाया गया कि बेरोजगारी क्या है, कितने प्रकार के बेरोजगारी हैं, उसे जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में आ तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए 38 नंबर में, निम्न में किस आयु वर्ग को कार्यकारी जनसंख्या श्रेणी में रखा जाता है? 15 से 64, 18 से 60, 22 से 62, 25 से 65। तो किस आयु वर्ग के लोगों को कार्यकारी जनसंख्या श्रेणी में रखा जाता है? तो 38 नंबर का क्या हो जाएगा? 15 से 64 वर्ष, 15 से 64 वर्ष। चलिए आगे देख लेते हैं। 15 से 64 वर्ष की आयु को कार्यकारी जनसंख्या श्रेणी में रखा जाता है। कार्यकारी जनसंख्या और श्रम बल के अंतर को क्या कहा जाता है? कार्यकारी जनसंख्या और श्रम बल के अंतर को क्या कहा जाता है? तो 39 नंबर का क्या हो जाएगा? 39 का 1 हो जाएगा, स्वैच्छिक बेरोजगार। क्या कहा जाता है? स्वैच्छिक बेरोजगार। चलिए 40 नंबर देखते हैं। श्रम बल की श्रेणी में किस आयु वर्ग को रखा जाता है? श्रम बल की श्रेणी में किस आयु वर्ग को रखा जाता है? तो देखिए 15 से 64, 18 से 60, 20 से 62, 25 से 65। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 15 से 64 वर्ष की आयु को श्रम बल श्रेणी में रखा जाता है। आगे देखिए,
कार्य बल और श्रम बल के अंतर को क्या कहते हैं? कार्य बल और श्रम बल के अंतर को क्या कहते हैं? तो 41 नंबर का देखिए, 41 का क्या हो जाएगा? बेरोजगार। कार्य बल और श्रम बल के अंतर को बेरोजगार कहते हैं। अब देखिए कार्य बल क्या है, श्रम बल क्या है, इसे यहाँ नहीं समझाया जाएगा। आप लोग इसके लिए बेरोजगारी का जो वीडियो है उसे आप लोग जरूर देख लें। चलिए आगे देखते हैं। श्रम बल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति जिसे न्यूनतम वेतन पर भी काम प्राप्त नहीं होता है, क्या कहलाता है? श्रम बल के अंतर्गत आने वाला वैसे व्यक्ति जिसे न्यूनतम वेतन पर भी काम प्राप्त नहीं होता है, क्या कहलाता है? तो 42 नंबर देखिए, तो 42 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, खुली बेरोजगारी और प्रत्यक्ष बेरोजगारी। ए और बी दोनों, खुली बेरोजगारी या तो प्रत्यक्ष बेरोजगारी कहा जाता है। आगे देखते हैं। श्रम बल के अंतर्गत आने वाले वैसे लोग जिन्हें उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है। श्रम बल के अंतर्गत आने वाले वैसे लोग जिन्हें उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है, क्या कहलाता है? तो 43 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 43 नंबर का ऑप्शन नंबर ई, अल्प बेरोजगारी, क्या कहलाता है? अल्प बेरोजगारी। 44 नंबर, किसी व्यक्ति द्वारा एक रोजगार को छोड़ दूसरे रोजगार को प्राप्त करने के बीच का अंतर क्या कहलाता है? मान लीजिए आप किसी जॉब में हैं, उसे छोड़ दिए, किसी अन्य जॉब का तलाश में लग गए, तो जब तक जॉब नहीं मिला तो उस टाइम ड्यूरेशन को क्या कहा जाता है? तो जब तक जॉब नहीं मिला उस टाइम ड्यूरेशन को घर्षण जनित बेरोजगारी कहा जाता है, क्योंकि उस समय आप बेरोजगार हो गए, काम छोड़ने के बाद आप बेरोजगार हो गए। जब तक काम नहीं मिलता है तो उस अवस्था को, उस टाइम ड्यूरेशन को घर्षण जनित बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। 45 नंबर, बाजार में तेजी और मंदी के समय निम्न में कौन सा बेरोजगारी उत्पन्न होता है? तो चक्रीय बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 45 का ऑप्शन नंबर ए, चक्रीय बेरोजगारी। कौन सा बेरोजगारी है? चक्रीय बेरोजगारी। आगे देखते हैं। 46 नंबर, भारत में कृषि के क्षेत्र में कौन सा बेरोजगारी देखने को मिलता है? तो कृषि के क्षेत्र में कौन सा बेरोजगारी देखने को मिलता है? प्रत्यक्ष बेरोजगारी, सॉरी प्रत्यक्ष नहीं, परछन बेरोजगारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परछन बेरोजगारी। 46 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परछन बेरोजगारी। चलिए आगे देखते हैं। 47 नंबर, अपने काम से संतुष्टि नहीं होना किस प्रकार का बेरोजगारी कहलाता है? अपने काम से संतुष्टि नहीं होना किस प्रकार का बेरोजगारी कहलाता है? 47 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, देखिए 47 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऐच्छिक बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? ऐच्छिक बेरोजगारी। 48 देखिए, नई तकनीकों के आ जाने से निम्न में किस प्रकार का बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है? नई तकनीक जब आ जाता है तो निम्न में कौन से बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है? तो 48 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी में देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी, याद रखिएगा संरचनात्मक बेरोजगारी। चलिए आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन है? कृषि है और लघु सूक्ष्म उद्योग। याद रखिएगा भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन है? कृषि एवं लघु सूक्ष्म उद्योग। शहरी क्षेत्रों में कौन सा बेरोजगारी देखने को मिलता है? तो शहरी क्षेत्रों में देखिए कौन सा बेरोजगारी देखने को मिलता है? औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। क्या देखने को मिलता है? औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी। आगे देखते हैं। 52 नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न में कौन सा बेरोजगारी देखने को मिलता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में परछन बेरोजगारी जो कृषि से संबंधित है और मौसमी बेरोजगारी। याद रखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में परछन और मौसमी बेरोजगारी। आगे देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का डाटा संग्रह कौन करता है? देखिए भारत में बेरोजगारी का डाटा का संग्रह कौन करता है? तो 53 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, NSSO। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति को रोजगार में तब माना जाएगा जब एक वर्ष में कितने दिन उसे रोजगार प्राप्त है। यदि पहले का वीडियो देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति रोजगार में है तब माना जाएगा जब एक वर्ष में 200 दिन रोजगार प्राप्त हो, 273 दिन रोजगार प्राप्त हो, 299 दिन रोजगार प्राप्त हो, 365 दिन रोजगार प्राप्त हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। चलिए देखते हैं उल्लुक श्लोक क्या है। आज का अंतिम प्रश्न है, उल्लुक श्लोक क्या है? देखिए उल्लुक श्लोक क्या है? GDP 3% बढ़ा तो बेरोजगारी 1% घटेगा। याद रखिएगा उल्लुक श्लोक क्या है? GDP 3% बढ़ा तो बेरोजगारी 1% घटेगा, और बेरोजगारी यदि 3% बढ़ गया तो GDP 1% माइनस चल जाएगा, GDP 1% नीचे चल जाएगा। तो यही उल्लुक श्लोक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।